वैश्वीकरण से संबंधों, विवाह व परिवार पर प्रभाव, एक ज्योतिषीय चिंतन। जो भी सदस्य ज्योतिषीय डिस्कशन आपस में करना चाहते हैं, कृपया थोड़ा बाहर निकलकर डिस्कशन करें। श्री कमल कुमार अग्रवाल जी, श्री राजेश सोनी जी, श्री बलराज चौधरी जी, श्री दीपेश विपिन चंद्रा पाल, श्री अजय गुप्ता जी कोटा, श्री अवध नारायण भोपाल जी, श्री एस.के. जोशी जोधपुर, मिसेस नीता मनवानी, डॉक्टर मनोज सिंह, मिसेस मोना सुरेंद्र सिंह। आप सभी सदस्य कृपया मंच पर विराजमान हों। रजनी जी, रजनी निखिल जी, सभी विद्वानजन मंच पर विराजमान हो चुके हैं। इस सत्र के मॉडरेटर श्री महेश शुक्ला जी को मैं माइक हैंडओवर कर रही हूं। श्री महेश शुक्ला जी। थैंक यू। सत्र में जो कि वैश्वीकरण से संबंधों, विवाह एवं परिवार पर प्रभाव पर है, उसमें आप लोगों की उपस्थिति के लिए आप लोगों का साधुवाद। मैं अध्यक्ष महोदय जो कि श्री के पद्मेश जी हैं, उनसे इजाज़त चाहूँगा कि सत्र को आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। मेरा निवेदन है कि जो लोग चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा को विराम दें। मेरे दाहिने साइड में विनम्र निवेदन है कि अपने मोबाइल भी साइलेंट मोड पर कर दें और सातवें के संबंधों से हम लोग प्रेम विवाह बताते आए हैं, लव मैरिज बताते आए हैं, और आज के समय में जो कि वैश्वीकरण ऐसा हो गया है कि अब ज़्यादातर बच्चे कैरियर के कारण या किसी अन्य कारण से शादियां विलंब से करने लगे हैं। वैश्वीकरण का प्रभाव है। उस लेट मैरिज के कारण जो कि एक वैश्वीकरण का प्रभाव है, उससे विवाह पर, परिवार पर, इसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, इसके ऊपर हम अपने विद्वानों को सुनेंगे। और इस सेशन के तीसरे सेशन के जो की नोट स्पीकर हैं वो हमारे हेमचंद जी पांडे जी हैं। तो सबसे पहले मैं उन्हीं से निवेदन करूंगा कि वो हमारे सेशन का प्रारंभ करें। अभी 5 बजा है, हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने सेशन को लगभग 6 बजे तक ख़त्म कर दें। तो यदि हेमचंद पांडे साहब शुरुआत में लगभग 7-8 मिनट 10 मिनट का सेशन देना चाहें तो उनसे विनम्र निवेदन है कि अपना की नोट उद्बोधन देने का कष्ट करें। हेमचंद पांडे जी। आदरणीय मंच, जिसमें विद्वान ज्योतिषी श्री पद्मेश जी और संचालनकर्ता भी बहुत बड़े प्रबुद्ध ज्योतिषी हैं शुक्ला साहब,
एम.एन. शुक्ला, इनका भविष्यवाणी ग्रुप में इतनी सटीक जाती है कि स्पष्ट पता चलता है कि इनका ज्ञान कितना गंभीर है, गहन है। तो अब जो है, जो मुझे विषय दिया है, मुझे एक्चुअली तैयारी नहीं कर पाया हूँ, पर ठीक है, कोशिश करता हूँ। विवाह और परिवार पर प्रभाव, वैश्वीकरण से संबंध, विवाह परिवार पर प्रभाव। अब इसमें सबसे पहले हम शिक्षा की बात करते हैं, क्योंकि शिक्षा की बात करने के साथ ही संबंध बने हुए हैं। कोई भी बालक जो है, आजकल एक परिपाटी हो गई है कि साहब यूएस भेजेंगे, ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे, यूके भेजेंगे। आप कुंडली में देख लो, हमारा बच्चा वहाँ जाकर के अध्ययन करेगा। वो अध्ययन के लिए वहाँ जाता है क्योंकि वैश्वीकरण शिक्षा के साथ हुआ है। तो वो शिक्षा के साथ होते होते भी एक संबंध में भी परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि उसका सप्तम भाव महत्वपूर्ण हो जाता है पंचम भाव के साथ साथ। कुंडलियों में, ज्योतिष की किताबों में लिखा है कि सप्तम भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में हो तो वो इच्छित निर्णय करता है अपने पार्टनर के बारे में। तो कितना संबंध है पंचम और सप्तम का। तो पंचम हुआ बुद्धि, विद्या बुद्धि। तो विद्या बुद्धि के लिए जब वो इस प्रकार से विश्व में जाएगा पढ़ने के लिए, तो उसके बाद वो अपने संस्कार में परिवर्तन आ जाएगा। तो संस्कारों में परिवर्तन न आए, इसके लिए उस परिवार के सदस्यों को चाहिए, मेरी तरफ से ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, परिवार के जो मुखिया हैं उनको चाहिए कि वो अपना निर्णय पहले कर ले कि लड़का जब शादी करके जाए या आने के बाद शादी करे। ये मेरा मत है। वैसे तो वैश्वीकरण के कारण से समाज, जाति और संस्कार, ये सब परिवर्तन हो चुका है। अब उस परिवर्तन पे क्या क्या प्रभाव हो रहा है, तो पहला प्रभाव तो यही है कि शादी कर ली, साल 6 महीने चली, 10 महीने चली, उसके पश्चात फिर पंडित के पास आते हैं कि साहब हमारा तो मानसिक तनाव हो रहा है, हम तो इसके साथ रहना नहीं चाहते हैं। ज्योतिषियों में अक्सर इस प्रकार की कुंडलियाँ आती है। मेरे अनुभव में तो है कि मेरे पास अधिकतम पत्रिका ऐसी ही आती है जो भारत के संस्कार में, भारतीय संस्कार में उसका अगर परिवार जुड़ा है तो वो निपटा रहेगा। अगर वो बाहर से जुड़ा है तो उसमें कहीं ना कहीं भ्रांति आ जाती है। तो ये वैश्वीकरण का प्रभाव परिवार के लिए वैवाहिक संबंधों पे तो आता है। अब ये हो सकता है इसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ हो, अलग अलग निर्णय हो लोगों के। अब इसके साथ साथ ही अब दूसरा पारिवारिक सुख। पारिवारिक सुख में हमारे देश में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये एक हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। मैंने समाजशास्त्र में ही पीएचडी किया है। तो सामाजिकरण, परिवार में संयुक्त परिवार की अवधारणा सबसे उत्तम मानी गई है, बजाय इसके कि परिवार छोटे छोटे होते जा रहे हैं। माता पिता, चूँकि वैश्वीकरण, बालक जो है गया वहाँ शादी कर ली, वहीं बस गया। अब उसके माता पिता यहाँ अकेले हैं, उसका पालन पोषण करने वाला, क्योंकि छोटे परिवार हो गए, तो छोटे परिवार होने के कारण से न उसका भाई है न चाचा है, तो वो अकेला रहेगा यहाँ, तो कहीं ना कहीं वृद्धाश्रम ढूंढेगा। तो भारत सरकार ने भी वृद्धाश्रम खोलने की संख्या बढ़ाई है। मैं समाज कल्याण विभाग में भी संयुक्त संचालक रहा हूँ, तो वहाँ वृद्धाश्रम की संख्या विगत वर्षों से बढ़ती गई है। तो इस प्रकार से ये वैश्वीकरण के कारण अच्छाइयाँ भी है और स्थितियाँ कुछ प्रतिकूल भी है। अब उन प्रतिकूलता को ठीक करने के लिए अनुसंधानात्मक चर्चाएं, आदरणीय शुक्ला साहब ने ये जो विषय रखवाया है, ये इसीलिए रखवाया है कि हमारे देश में वृद्धाश्रम की संख्या बढ़े नहीं,
माता पिता का पालन अपने बच्चों के साथ संपर्क रहे। इतनी अगर धन संपत्ति कमाते हैं बाहर जाके तो माता पिता को साथ रखें। या फिर वहाँ से लौट के आके अपना धन कमा करके कोई उद्योग चला लें। तो इस प्रकार से पारिवारिक समन्वय बहुत ज़रूरी है। ये हमने पाया है अपने अनुभव में, और हम अक्सर अपनी जीवन अनुभव में इन बातों को लिखते हैं कि पारिवारिक समन्वय बहुत आवश्यक है। अब दो बातें हो गई, वैवाहिक जीवन और पारिवारिक स्थिति। अब पारिवारिक स्थिति के साथ में जो पेरेंट्स हैं, अगर उन्होंने कोई उद्योग खोल रखा है या उनकी कोई इस प्रकार की दुकान है या शोरूम है, जो वृद्धावस्था में बालक तो चला गया विदेश में, अब वो चला नहीं पा रहे हैं, वैसे लोग भी हमारे पास आते हैं कि साहब क्या ये धंधा बंद कर दें, हमारा बच्चा तो आने वाला है नहीं, तो ये व्यापार बंद कर दें, उद्योग बंद कर दें कि क्या करें। हम यही सलाह देते हैं कि अपने बेटे के पास चले जाओ। अब बेटे के पास जाने के लिए एक बड़ी विषम स्थिति बनती है कि जो पारिवारिक जो निर्णय होता है, लड़का जो वैवाहिक निर्णय करता है, तो उसकी जो पत्नी है वो पत्नी नहीं चाहती कि हमारे सास ससुर हमारे साथ रहें। ये बहुत विषमता है। इस वैश्वीकरण की स्थिति में धनात्मकता है, धन अर्जन हो रहा है, शिक्षा अच्छी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, परंतु विषमताएं भी है। और वो मुख्य विषमता ये है कि अगर संस्कार युक्त परिवार नहीं है, उसकी पत्नी और संस्कार युक्त नहीं है, तो या तो पत्नी कहेगी कि माता पिता को क्या करना, वृद्धाश्रम में भेज, कोई ना कोई संभाल लेगा, या रहेंगे वहाँ, एक नौकर भेज देते हैं, वो नौकर के जिम्मे माता पिता को भेज देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे भारतीय संस्कार में, संस्कृति में थोड़ा प्रतिकूलता आई है। तो इसका कारण से ये इतना विषम विषय है, बहुत ही विषम। और इस विषय पे बोलने वाले भी 16 थे, जिसको कम करके हमने 11 किया है। 16 माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं इस विषय पे, तो चूंकि मैंने खाली उनके लिए एक कुछ पॉइंट्स बताने की कोशिश की है कि आपको किस विषय पे बोलना है। जो विषय इंगित किया हुआ है उस विषय में विषमताएं ज़्यादा है। उन विषमताओं को दूर करने के लिए हमारा अनुसंधानात्मक बिंदु क्या क्या रहेंगे, उन बिंदुओं पे हमको विचार करना है। इसमें क्या क्या संभव है, अगर आप लोग विचार करके अच्छा अपने विचार प्रस्तुत करेंगे तो उसे हम जीवन वैभव के आगामी अंक में प्रस्तुत करेंगे और उस माननीय सदस्य को हम पुरस्कृत भी करेंगे। क्या कि इतना अच्छा विषय है, परिवार को टूटने का, परिवार का विघटन करने होने का ये विषय है कि इसमें विघटन न हो, संयुक्त परिवार बना रहे, और माता पिता जो अपेक्षा करता है अपनी पुत्र से, वो अपेक्षा की पूर्ति वृद्धावस्था में होती रहे, वृद्धावस्था में अपेक्षा की पूर्ति होती रहे। इस कारण से बहुत आवश्यक है कि शिक्षा की वृद्धि, शिक्षा आप लें, बाहर जाके पढ़ाई करें, परंतु जो निर्णय लें वो ऐसा निर्णय लें कि परिवार को जोड़ के रखने वाला आपका पार्टनर बने। इन चीज़ों पे विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें समाधान मैं बोल दूं कि किसी भी पत्रिका में अगर विषमता है, नेगेटिविटी है, तो उसको कैसे सुधारा जाए। उसको सुधारने के लिए एक मूल बिंदु ये है कि उसका पंचम भाव, नवम भाव और लग्न भाव, उसको प्रबल करा दें, तो वो निश्चित रूप से पॉजिटिव सोचेगा और परिवार के लिए शुभ सोचेगा। अब मेरा टाइम हो गया है, 8 मिनट बोलने का कहा था, संभवतः 8 पूरे हो गए हैं, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। पंडित साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपको सुनने की बहुत इच्छा है, लेकिन 6 बजे प्रोग्राम को समाप्त भी करने की बाध्यता है थोड़ी सी। अब मैं निवेदन करूंगा, विदुषी हैं, मैडम हैं,
मोना सुरेंद्र सिंह, मैडम आपको 3 मिनट का समय सब्जेक्ट के ऊपर आप बोलना चाहें तो प्लीज। जय श्री महाकाल। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मंच और आप सभी में विराजित माँ ललितांबा राज राजेश्वरी को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। सब्जेक्ट सभी को पता है, परिवार और विवाह में सामंजस्य। जीवन कुंडलियाँ पहले भी थी, चार्ट पहले भी था, अभी भी चार्ट वही चल रहे हैं, दशाएं वही हैं। बदल गया है तो देश काल परिस्थिति, और ये देश काल परिस्थिति के साथ ही सामंजस्य बनाना हमें आगे पॉजिटिव बनाएगा। जातक जो भी हमारे पास आता है, सिर्फ उसे हम कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड में रख सकते हैं, उसके जीवन की जो विषमताएं हैं उसे बताना, उसे समझाना, ये एक जैसे कि फैमिली काउंसलर का काम होता है, एस्ट्रोलॉजर भी वही काम करते हैं। और एस्ट्रोलॉजर का पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वह विश्व के कल्याण के लिए कार्य कर पाएगा। तो पहला सूत्र स्वयं के लिए होता है कि स्वयं को कितना ऊर्जावान बनाया जा सकता है, तभी हम विश्व के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। और जो भी जातक आ रहा है, जो कि मेरे पास 3 मिनट ही हैं और मैं भी सुनना चाह रही हूँ सबको। कलयुग में राहु शुक्र का बोलबाला है, ये सभी को पता है, अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राहु शुक्र के साथ कैसे हम गुरु को भी बैलेंस कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे हम, क्योंकि भारतवर्ष में हम जन्मे हैं तो धर्म से तो हम जुड़े हैं, लेकिन आध्यात्मिक कितना है, क्योंकि धर्म से जुड़ने के बाद भी हमारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खत्म नहीं हो रहा। और यहीं पर हम आध्यात्मिक होते हैं तो हम जीवन में आगे किसी को भी बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। उसके जीवन के लिए हम अगर कोई निगेटिविटी दिख रही है तो गो दान करवा सकते हैं, ललिता सहस्त्र नाम का जाप करवा सकते हैं, और उसके पंचम लग्न नवम सप्तम को अच्छा सुदृढ़ बनाएं तो उसका जीवन में कल्याण होगा। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम सुरेंद्र सिंह। अब मैं निवेदन करूंगा श्री कमल कुमार अग्रवाल जी, जो दिल्ली से आए हैं, कि वो अपना उद्बोधन दें, और उनको भी 3 मिनट का समय दिया जाता है। जय श्री महाकाल। मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल दिल्ली से आप सभी विद्वान लोगों से आशीर्वाद की अपेक्षा करते हुए 3 मिनट ही लूँगा, इतने मुझे अनुमति मिली है। और ख़ासकर अपने गुरुजी से और श्री श्रीवास्तव जी से आशीर्वाद की अपेक्षा करते हुए, बाकी देवगणों से अपेक्षा करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए बस बोलना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन जिस तरीके से हम सबसे पहले जन्म पत्रिका खोलते ही 4 चीज़ों को देखते हैं, लगन, लग्नेश, चंद्रमा और सूर्य। क्योंकि किसी भी जातक का वो कितना अहंकारी हो सकता है, या कितना कमज़ोर हो सकता है, या कितना वो अपने जीवन में सफलता मिल सकती है, किसी भी एंगल से सफलता, वो ये 4 चीज़ें बताएंगे। अब सीधा सीधा आ जाते हैं 7वें भाव पे। 7वें भाव में हमें फिर वही 4 चीज़ें देखनी है। 7वें भाव, उस पर कितना पाप प्रभाव है या शुभ प्रभाव है। सप्तमेश 7 ग्रहों में कोई भी हो सकते हैं, वो कितना पाप प्रभाव में या शुभ प्रभाव में है। इसके साथ साथ फिर देखेंगे हम स्त्री जातक के लिए गुरुदेव को, और जो जेंट्स हैं, हमारे भाई हैं, उनके लिए देखेंगे हम शुक्र को, क्योंकि विवाह की वेदी तक लेके जाएंगे गुरुदेव। जब विवाह होगा तो शुक्र का काम आएगा ना। अब समझने वाली बात यह है कि जब 7वें भाव किसी तरीके से पीड़ित है, मान लीजिए मंगल बैठे हैं तो मांगलिक हो गए, सबको पता है, लेकिन मंगल से ज़्यादा नुकसान करते हुए पाया है शनिदेव को, और उससे भी ज़्यादा नुकसान करते हुए पाया है मेरे छोटे से अनुभव में 6ठे और 8वें घर के मालिक को। चलो 12वें घर का मालिक अगर 7वें में बैठ गया
तो मुझे लगता है वो विदेश यात्रा कर देते थे, या दूर की कन्या हो सकती है या दूर का वर हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ सप्तमेश अगर 6, 8, 12 में चला गया तो विवाह में परेशानी आना लाजमी है। ठीक है, अब बात यहीं तक नहीं रुकती, उसके आगे भी हमें जाना है। उसके आगे हम देखेंगे गुरुदेव को। गुरुजी कहते हैं जी हम तो शादी होने नहीं देंगे। अब जब शादी नहीं होने देंगे तो फिर विवाह में लेट हो गया। अब विवाह में अगर लेट हो रहा है तो फिर शुक्र का तो काम खत्म हो गया। लेकिन अगर हम शुक्र को ठीक करते हैं, जैसे कन्या बहनें हैं, इनका किसी तरीके से दाम्पत्य लेट हो रहा है या विवाह नहीं हो पा रहा या कोई समस्या उसमें आ रही है, तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले बृहस्पति को ठीक करें, गुरु को ठीक करें। अगर गुरु को ठीक कर लिया तो समझो कि पूरी कुंडली हमने संभाल ली। उसके बाद विवाह हो गया है। अब विवाह के बाद भी परेशानी आ रही है, क्योंकि दोनों की पत्रिका अच्छी होगी ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। बहुत जगह पत्रिका मिलाते हैं, बहुत जगह नहीं मिलाते। और उसके साथ साथ अब देखो शुक्र को कि शुक्रदेव क्या कर रहे हैं। लगन कुंडली में कहीं से मंगल के साथ हो गए तो खराब, राहु के साथ चले गए तो खराब, और शनिदेव तो मित्र होने के बाद भी खराब। मेरा मानना यह है। इसके बाद अगर वो नौवांश में बलवान हो गया है, सप्तम भाव, नौवांश का सप्तम भाव और शुक्र, तो मुझे लगता है हम काफ़ी जीवन को संभाल सकते हैं। यहाँ पे हमें करना क्या है, घंटी बज चुकी है, आप सबको पता है, अब घंटी मेरी भी बज गई है, तो हमें करना क्या है, सिर्फ 1 सेकंड की बात, शुक्र को ठीक कर लो और नौवांश के लग्नेश को ठीक कर लो। शुक्र लगन कुंडली में अगर खराब है तो परेशानी आएगी, इसे ठीक कर लो। और नौवांश में जो लग्नेश बन रहा है वो विवाह का कारक भी है और विवाह के चलाने की जिम्मेवारी भी उसकी है, चाहे वो 7 गिरोह में कोई भी है, ऐसा मुझे लगता है। उसको ठीक कर लो, मामला बैलेंस हो जाएगा। उसके साथ साथ उनके गुरु के साथ साथ अपना गुरु भी ठीक कर लो, जिससे आप सबका आशीर्वाद मिल जाए। जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कुछ लोग दूर दूर से आए हैं, दिल्ली से और दूसरे शहरों से, तो वो लोग समय पर जा सकें और उनको प्रमाण पत्र मिल जाए, उनको मोमेंटो मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए, तो बस 2 मिनट के लिए आपसे समय मांगूंगा और निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय से, पद्मेश जी से, कि इन 4 लोगों को जो भी जाना चाह रहे हैं उनका सम्मान करें। सबसे पहले मोना सुरेंद्र सिंह, आप तैयार हैं मैडम? आइए उनको देने के लिए मैडम। आइए। अगले नीता एस अनवानी, नीता अनवानी मैडम भी जा रही हैं। इसके बाद श्री कमल कुमार अग्रवाल जी। नीता अनवानी मैडम आ गई। कमल कुमार अग्रवाल जी के बाद श्री प्रहलाद जी जाने वाले हैं। श्री कमल कुमार और श्री कमल कुमार अग्रवाल जी। थैंक यू। अब श्री प्रहलाद जी। प्रहलाद जी का सम्मान हो रहा है, ताली बजाकर स्वागत करें। किसका? कहाँ लिखा है? आपने मना किया पहले। पंडित नंदकिशोर पुरोहित जी भी कहने लगे, बोले मैं भी जा रहा हूँ, उनसे भी निवेदन है कि वो भी आए। नंदकिशोर पुरोहित जी को बुलाओ।
नंद किशोर पुरोहित जी भी कह रहे हैं, बोले मैं भी जा रहा हूँ। दिख हाँ, दिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, शादी, प्रेम संबंध, परिवारों पे असर, इस पर बोलने वाले स्पीकर बहुत थे, संख्या बहुत थी, और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा समय कम है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में श्री विद्याभूषण सिंह जी को बुलाऊंगा। 3 मिनट का समय आपको भी दिया जाता है, विद्याभूषण सिंह जी। आदरणीय मंच, उपस्थित विद्वजन, वयम राष्ट्र जागराम पुरोहितः, हम पुरोहित लोग इस राष्ट्र को जागृत रखेंगे, देदीप्यमान रखेंगे और आने वाली समस्त समस्याओं का मंत्रों से, तंत्रों से, हवन से, यज्ञ से, ज्योतिष से, कर्म के सिद्धांत से उनको मेट देंगे। और क्यों नहीं मेट सकते? हमारे कर्मकांड के पीछे आप ईमानदारी से पढ़िए, आप सब कुछ संभाल, चाहे वैवाहिक जीवन दुखी हो तो भी आप सुखी बना सकते हैं, चाहे मंगल हो। शोपनहार ने लिखा है, वाइज मैन गवर्न द स्टार्स एंड फूल्स आर गवर्न्ड बाय स्टार्स। तो मैं ये कह रहा था कि गुरु ग्रह कितना के बारे में आज भांबी जी ने बहुत जानकारी दी। कृष्णामूर्ति ने वॉल्यूम 4 में लिखा है कि गुरु ग्रह की जो लाइट है, उसकी जो वोल्टेज समझ लीजिए पृथ्वी पर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इज वेनिंग इट्स लाइट, ये वर्ड है उनके। इसलिए संतानोत्पत्ति कम हो रही है। आप देख लीजिए कई रिश्ते खत्म हो रहे हैं, एक संतान होती है, आप चाहो तो भी दो या तीन पैदा नहीं कर सकते। तो आगे चल के विश्व की आबादी ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाने वाली है। दूसरी बात, गुरु चूंकि कमजोर हो रहा है, पंचम भाव का अधिपति है, सप्तम भाव का कारक है, इसलिए विवाहित जीवन बिगड़ रहे हैं। पहले 16 साल में शादी होती थी, फिर 18 में हुई, फिर 21 में, 24 में, 28 में, अब 32-34 का युग चल रहा है। आगे चल के 10, 20, 25 साल बाद शादी होगी या नहीं, लिव इन का कस्टम आ जाएगा, लोग संतान नहीं चाहेंगे। तो 3 मिनट में, अच्छा, इसके बाद यज्ञ के ऊपर मैं एक्चुअली गायत्री परिवार से हूं, मैं यज्ञ के ऊपर बोलना चाहता था। निशा जी ने मेरे को कल का बोला था और आज मुझे बुला लिया, तो ठीक है। कर्म से भाग्य कैसे बदलते हैं सुनिए। मंत्रों में लिखा है, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पावमानि दुजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुभ कीर्तिम द्रवड़म ब्रह्मवर्षम मम दत्ता ब्रह्मलोकम। मतलब मंत्र गायत्री की महिमा से, गायत्री के जाप से ये सब आप प्राप्त कर सकते हैं। जब ये सब प्राप्त करेंगे तो काय का दुख कैसे ही परिवर्तन हो जाए, कोई दुख वुख नहीं रहेगा। यज्ञ में भी लिखा है, और बताता हूं आप सभी से। श्रद्धाम मेधाम यशः प्रज्ञाम विद्याम पुष्टिम श्रियम बलम तेज आयुष्य आरोग्यम देहि में हव्याहरम। आप घर में संध्या कीजिए, यज्ञ कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कितनी मैरिड लाइफ दुखी हो, त्रिपुरारी मेट सकता है। विष्णु जी फॉलो कराते हैं, आप शिव की आराधना कीजिए, गौरी की आराधना कीजिए। हम लोग कर्म नहीं करते, हम तप नहीं करते, हम इसलिए ग्रहों से परेशान रहते हैं। ग्रहों के मास्टर्स बनिए। और प्रायश्चित का भी हमारे यहाँ विधान, यदि मान लो हमसे कोई गलती हो जाती है, किसी कारण से हमारा विवाहित जीवन दूषित है, तो हम एक मंत्र है, ओम यदस्य कर्मो अत्यारिचम यद्यानोन मिहाकरम अग्निष्टस्विष्कृतवात् सूतम करुत में अग्निये सूत सर्व प्रायश्चिता नाम हुति नाम कामानाम समादृते सर्वान कामान समर्दय स्वाहा। तो आप यज्ञ कीजिए, आप अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए। कल समय मिला तो बोलूंगा मैं। 3 मिनट के पहले नमस्ते। आज मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं अपने गुरु पद्मेश जी के सामने बोल रहा हूं। मैं 1978 से उनके साथ में हूं, और जो उन्होंने जिक्र किया था, वो मेरे बारे में जिक्र किया था, उस सम्मेलन में मैं आपके साथ था। मैं नारायण दास श्रीमाली, बी रमन, डॉक्टर हरिहर त्रिवेदी, राजमाता सिंधिया, कैलाश जोशी, हम सब ने रविंद्र भवन में सम्मेलन किया था। धन्यवाद। कितनी बड़ी बात है कि गुरु और शिष्य एक साथ एक मंच पर
ताली हो जाए इसके लिए। मैं छोटी सी बात कहूँगा कि जो दिल से खूबसूरत होते हैं, जो दिल से खूबसूरत होते हैं, भगवान बहुत ज़्यादा नहीं बनाता, और जिन्हें बनाया है वो आज यहाँ मौजूद इस सम्मेलन की शोभा बढ़ा रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। आप सब लोगों के दिल बहुत खूबसूरत हैं। हमारे अगले वक्ता हैं श्री राजेश सोनी जी। राजेश सोनी जी को भी 3 मिनट का समय। मैं बड़ा विनम्र निवेदन करूंगा आप लोगों से, ये बाध्यता नहीं होती 6 बजे की, तो मैं 3-3 मिनट नहीं बोलता, जरूर 5-5, 10-10 मिनट बोलता। कोशिश कर रहे हैं कि 6 बजे तक खत्म हो जाए। तो राजेश सोनी जी 3 मिनट्स। मंच पे उपस्थित और सभागृह में उपस्थित सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूँ। 3 मिनट में तो मेरा परिचय नहीं हो पाएगा, विषय पे आने के लिए बहुत समय लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आज उस बात को याद करना चाह रहा हूँ। 20 वर्ष पहले आर.एन. मिश्रा सर केवल विषय पर ही रहिए, परिचय रहने दीजिए। जिस तरीके से कार्यक्रम में लिया था, आज मैं उनके साथ बैठा हूँ, ये मेरी सौभाग्य की बात है। मैं ये सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि चूंकि आज हम जिस जमाने में जी रहे हैं या आधुनिक काल में वैश्वीकरण में रह रहे हैं, यहाँ मुख्यतः प्रभाव जो है हमारे लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रह राहु है, वही हम लोगों के लिए इस विषय का कारक है। और शुक्र को हम जरूर जोड़ेंगे, क्योंकि धन से संबंधित जो बातें हमारे जीवन में नौकरी अर्थ के लिए आती है वो शुक्र होता है। वैश्वीकरण का प्रभाव वैवाहिक जीवन पे अगर पड़ा है तो हम इस बात को नकार नहीं सकते। आज परिवार में विवाह की चर्चा की बातें करें तो या तो तलाक के केस हमें सुनने में मिलते हैं, या अनमेरिड होते हैं बच्चे जो नौकरी के सिलसिले में विवाह की जिम्मेदारी में पड़ना ही नहीं चाहते। तो वैश्वीकरण का अगर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखें तो बच्चे इससे हट के लिव इन रिलेशनशिप या दूसरे माध्यम के द्वारा अपने जीवन को अपना रहे हैं। और आधुनिकीकरण के कारण ही आज हम बात करें तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि विवाह की कुंडलियां भी देखने में बहुत कम आने लगी हैं। लोग कुंडली मिलाने नहीं आते हैं, ये पूछने आते हैं ज़्यादातर कि क्या तलाक होगा जिसके साथ हम प्रेम विवाह कर रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव का बहुत ज़्यादा इस समय प्रभाव देखने को मिल रहा है। कभी कभी तो ये लगता है कि सप्तम भाव को छोड़ के पंचम भाव पे विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रेम विवाह से संबंधित ही सारी कुंडलियाँ आती हैं। तो 7वां घर जो है वैसे भी देखा जाए तो विवाह का होता है और व्यापार सेल्फ बिजनेस का भी होता है, और उसका लाभ भाव पंचम भाव होता है। तो यहाँ अगर पंचम भाव बहुत मजबूत होगा तो विवाह के बाद भी अच्छी स्थिति बनेगी, ये तो तय है। क्योंकि अगर पंचम भाव मजबूत होगा तो आपकी जो पत्नी रहेगी उसके साथ भी आपके वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे। तो विवाह के लिए पंचम भाव को प्राथमिकता देना शुरू करिए। मैं कृष्णमूर्ति जी का फॉलोअर हूँ, और एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि वैश्वीकरण के जिस दौर की बात हम आज कर रहे हैं, उन्होंने अपने मृत्यु 50 वर्ष हो चुके हैं, उन्होंने इस बात को पहले ही स्वीकार कर लिया था कि ये जो हम लोग फलित कर रहे हैं इसमें परिवर्तन आएगा, और आने वाले समय में ये परिवर्तन बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम हजारों साल पुराने सूत्रों पर काम कर रहे हैं और वो सूत्र आज लागू नहीं हो रहे हैं। तो हमें भी समय के हिसाब से अपडेट होना पड़ेगा। कृष्णमूर्ति जी कहते थे नोट्स आर स्ट्रांगर देन प्लेनेट, यानी जो हमारे छाया ग्रह हैं वो इतने शक्तिशाली होते हैं कि हमारे जीवन में सारी घटनाओं को वो बदल देते हैं। जिन योगों को हम बात करते हैं कि ये जीवन अच्छा होगा या इस जीवन में ऐसी घटनाएं होगी, कोई निश्चित नहीं है। किसी भी स्थिति में राहु का संबंध अगर पीएससी यानी हम दृष्टि से देखें, युति से देखें, एस्पेक्ट से देखें या कंजंक्शन देखें तो पूरी स्थितियां बदल जाएंगी। आने समय में आपको अपडेट होना पड़ेगा, नए सूत्रों को अपनाना पड़ेगा, और आपको राहु केतु पावर एक्सिस को समझना पड़ेगा। कुंडलियों के अध्ययन में अगर आपने इनको प्रधानता दे दी तो आप कुंडली का अध्ययन करना सीख जाएंगे और नए तरीके से आप अध्ययन करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। अब हम निवेदन करेंगे श्री बल्ला चौधरी साहब से। आपको भी 3 मिनट का समय। सबको नमस्कार करते हुए मैं अपने विषय पर आ रहा हूँ। 3 मिनट का समय है और 3E का फॉर्मूला है। आजकल जो समस्याएं हो रही है उसके लिए पहला ई है इन्वायरमेंट, दूसरा ई है एजुकेशन, और तीसरा ई है एक्सपीरियंस। यही वैश्विक परिवर्तन का कारण है, क्योंकि आदमी आजकल बदलता जा रहा है। क्या से क्या हो गया आज का आदमी? खुदा ने बनाया था इंसान से, बना जा जहाँ का परिंदा से। खुदा की खुदाई की ये शान है, उसी की मोहब्बत का पैगाम है।
पर अपना ही दुश्मन हुआ आदमी। आज क्या से क्या हो गया आदमी। ये माना कि चंदा पर जाने लगा, सितारों से बाजी लगाने लगा, समंदर को रौंदा जमी तोड़ दी, पहाड़ों के सर को झुकाने लगा, खुदा को दगा दे गया आदमी। आज क्या से क्या हो गया आदमी। सारी दुनिया की दौलत इसे चाहिए, जमी चाहिए, आसमां चाहिए, आदमी के जिगर का लहू चाहिए, सुरा चाहिए, सुंदरी चाहिए। खुदा से जुदा हो गया आदमी। आज क्या से क्या हो गया आदमी। क्यों हो रहा है? जबकि हमारा शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र के अनुसार पूर्व निर्धारित है, लेकिन आजकल चेंज हो रहा है। जब बच्चा जन्म लेता है, गर्भ में है, उसको सब चीज़ों की जानकारी होती है। गर्भस्थान बीज जपरई 5 जालक छिन्न धरई, गोल गांठ 10वें दिन होई, पिंड मास दिन 15 सोई, एक मास में पकड़ सीसा, चिन्ह दूसरे अंगुल बिसा, तृतीय मास में त्वचा सुहाई, चौथे मास में रोम जमाई, पंचम होत सुजोत प्रकाशा, तब ते इलाक सुधा रूपासा, खष्टम तन उल्टा हो जाई, ते दुख ज्ञान प्रगट दसाई, सप्तम बहुरी जन्म सिद्ध की ना, पिछला जन्म चिंता है, सप्तम बहुरी जन्म सिद्ध है, निर्जत सत्य जन्म अष्टमा चिन्हा, 8वें महीने में अपना अलग आचरण को चिन्ह लेता है। तब न भोग राम न पावा, तो प्रभु से बहुविधि अर्ज सुनावा, बहुविधि अर्ज करियो जब ही, प्रेरे उपसव परव तब प्रसव होता है। नमस्कार। सुनने का तो बहुत मन था, लेकिन सर समय की बाध्यता। मैं निवेदन करूंगा श्री दीपेश विपिन चंद्र पाल साहब से, उनको भी 3 मिनट का समय। मंचस्थ सभी, आवाज आ रही है? मॉनिटर काम नहीं कर रहे हैं। मंचस्थ सभी गुरुजन और मेरे सामने बैठे सभी विद्वानों को मैं दीपेश पटेल नमस्कार करता हूँ, अहमदाबाद से। वैश्वीकरण 10-15 साल पहले की अगर बात करें और आज तक की बात करें, उसके पहले भी और आज भी विवाह का अगर सप्तम भाव हमेशा अगर शुभ रहा है, सप्तम भाव सप्तमेश और कारक शुक्र अगर शुभ रहा है, तो वैश्वीकरण की कोई असर ऐसी कुंडली में ऐसे जातक को नहीं होती है। उसका लग्न जीवन हमेशा स्टेबल ही रहता है। अब आते हैं वैश्वीकरण के क्या प्रॉब्लम हुए हैं। लग्न जीवन की शुरुआत देरी से होना, जो मेरे कई मित्रों ने बताया। शनि ग्रह जो कर्म का कारक है, हम सब जानते हैं। कर्म में अगर डिले लिखा है तो अपने कर्मों के अधीन ही वो विचारधारा में आएगा और किसी न किसी ऐसी प्रवृत्ति में व्यस्त रहेगा। या तो प्रेम संबंध होकर के टूटा हुआ होगा, या नौकरी में, करियर में इतना लिप्त है कि इसके कारण अपने विवाह को वो टालता रहता है। शनि पंचम भाव, सप्तम भाव, भाग्यस्थान, 12वें घर, लग्न या 10म भाव, किसी भी प्रकार से सप्तम भाव सप्तमेश या कारक से जुड़ जाएगा तो बाय डिफॉल्ट वो निर्णय या विवाह में विलंब करवाता है। राहु की बहुत बात चली। राहु और केतु विस्फोटक ग्रह है। विस्फोटक क्यों है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, वो बता के मेरा वक्तव्य खत्म कर दूंगा। राहु और केतु की उत्पत्ति हुई चंद्रमा और पृथ्वी की परिभ्रमण कक्षा के क्रॉस सेक्शन से। आज अगर 120 की स्पीड से ऑडी निकले और वही चौराहे पे 120 की स्पीड से क्या निकले, BMW, उस कॉमन सेंटर पॉइंट पे एक प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब देखें, राहु और केतु उत्पन्न हुए, पृथ्वी जो ऑन एन एवरेज 1200 किलोमीटर प्रति आवर से ब्रह्मांड में परिभ्रमण करती है और उतनी ही स्पीड से पृथ्वी। जब ऐसे दो बड़े ग्रहों का सेक्शन बनेगा तो उस पॉइंट पे कितनी प्रचंड ऊर्जा आएगी। वही प्रचंड ऊर्जा राहु और केतु है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने हमें बताया 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ग्रह है राहु और केतु। जय श्री कृष्ण। हमारे अगले वक्ता हैं श्री SK जोशी साहब। निवेदन है कि आप भी अपना वक्तव्य दें। समय 3 मिनट। सम्मानित मंच को नमस्कार करते हुए
मैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ जोधपुर से, और जो आज का विषय रखा गया है, और देखिए अभी अगर आपके पास में यदि सॉफ्टवेयर है उसमें 17:38 पे ही लग्न में शनि आ चुका और सप्तमें सूर्य और बुध है, तो जो क्वेश्चन रखा गया है शायद आई थिंक्स यही प्रश्न बनता है कि यदि लग्न में शनि और सप्तमेश को देख रहा और वहाँ पर सूर्य और बुध दोनों हैं तो वहाँ पर विवाह का जो क्वेश्चन आया तो वो बनता ही नहीं है, यानी कि विवाह फेल हो रहे हैं। जो प्रश्न रखा हमारे यहाँ के मंच के माध्यम से बहुत ही सही है, और उसका वजह यह रहा है क्योंकि अभी का नक्षत्र पुनर्वसु आ चुका है, सुबह आद्रा था और पुनर्वसु का स्वामी बृहस्पति भी है और बृहस्पति से रिलेटेड आज सभी क्वेश्चन चल रहे हैं, तो मेरी प्रश्न कुंडली वहीं पर सकती जाती है। और जहाँ तक वैश्विक और विवाह का दोनों का प्रश्न आया है वृषभ से, और वहाँ पर पंचम भाव के बहुत बलीभूत है, सभी ने इसी पर वक्तव्य भी दिया कि पंचम भाव बहुत ही मजबूत होता जा रहा है। शायद हमें आगामी 15 से 20 वर्षों में कई ज्योतिष को पूछे भी नहीं कि विवाह करवाना है कि नहीं करवा रहा है, क्योंकि लिव इन रिलेशन शायद ज़्यादा रहेगा। तो हम इस ज्योतिष ये विचार करें, सुबह से चल रहा है कि हमारा शोध का विषय, हम शोध पर विचार करें, क्योंकि पहले जो ज्योतिष बनी हुई है, क्योंकि पहले ये भी था कि हमारी आंखें देख नहीं सकते, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने ये ऐनक लगा दिया है, नई आंखें लगा दी है। तो जिस तरह से विज्ञान में परिवर्तन हो रहा है, हमें भी ज्योतिष में परिवर्तन करना पड़ेगा। हमको शोध पर विषय पर हमें आने वाले ज्योतिषों को बताना पड़ेगा और नए विचार से, नए ज्योतिष जगत से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। इस मंच ने मुझे समय दिया, समय सीमा को देखते हुए आप सभी का आभार, धन्यवाद, साधुवाद। जय ज्योतिष, जय भारत। अब हमारे भोपाल के अपने साथी अवध नारायण जी, उनसे निवेदन है कि अपने विचार व्यक्त करें। समय 3 मिनट। मंचासीन एवं सभी विद्वज्जन, विवाह के बाद प्रॉब्लम आती हैं तो क्यों आती हैं? 3 पॉइंट है मेरे, 3 पॉइंट में बोलना चाहूँगा 3 मिनट में। सबसे पहले जो विवाह होते हैं, क्या वो विवाह का जो समय रहता है, पंडित जी जो लगन का समय निकालते हैं, क्या वो विवाह समय अनुसार हो पाते हैं? क्या नहीं हो पाते। 90% विवाह समय के अनुसार नहीं होते हैं। जैसे पंडित जी ने जिस तारीख की थी उन्होंने निकाल के दिया कि 10 से 12 का लगन है, तो क्या 10 से 12 में वो विवाह संपन्न हुआ? नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो फिर आप विवाह कभी भी कर सकते हैं, और जब कभी भी विवाह करेंगे तो मतलब प्रॉब्लम तो आनी आनी है। क्यों? कि आपने समय को मिस कर दिया है। एक ये है। और दूसरा पॉइंट मेरा जो रहेगा कि जो अपन जो विवाह करते हैं रात्रि में करते हैं, अधिकांश लोग रात्रि में विवाह करते हैं, और यदि विवाह रात्रि में ना करके ये विवाह यदि दिन में किया जाए तो सफलता का परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे जैन समाज दिन में करती है, मराठी समाज दिन में करती है, मलयालम, तमिल, ये लोग दिन में शादी करते हैं, क्योंकि रात्रि में भूत प्रेत दैत्यों का प्रभाव रहता है और दिन में देवता का प्रभाव रहता है। तो यदि रात्रि में विवाह ना करके, यदि रात्रि में विवाह करना भी है तो हम गोधूली लगन में कर सकते हैं, और बाकी बारात हम बाद में लगा सकते हैं, रिसेप्शन, फोटो सेशन वगैरह बाद में कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट मेरा जो है कि विवाह जो हो रहे हैं आजकल लेट हो रहे हैं। जैसे जैन समाज है या अदर समाज है, 30 साल या 32 साल में विवाह होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद में जॉब करते हैं, जॉब के बाद में फिर विवाह होता है। तो समथिंग 30 साल 32 साल हो जाते हैं विवाह के लिए। जब 30 साल 32 साल हो जाते हैं तो फिर कहते हैं कि हमारे साथ में लड़की पढ़ती है या लड़का पढ़ता है या जॉब करता है या साथ में है, सर्विस में है, तो अब पत्रिका मिलाने की क्या ज़रूरत? हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। भाई आपने जॉब में था इसलिए शादी कर ली, पत्रिका नहीं मिलाई, तो जब पत्रिका नहीं मिलाई तो फिर बाद में क्या है कि प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, दिक्कतें आती हैं। इसलिए पत्रिका तो ज़रूर मिलाना चाहिए, भले चाहे 32 साल की उम्र हो चाहे कभी भी हो। पत्रिका मिलान के यदि विवाह करेंगे और मुहूर्त में करेंगे, दिन में करेंगे, तो समस्याओं से काफ़ी बचा जा सकता है, दाम्पत्य जीवन में काफ़ी सुधार आ सकता है। जय माता दी।
मैडम कविता चैतन्य, उन्होंने निवेदन किया है, लास्ट मिनट एंट्री। आपसे निवेदन है मैडम, 3 मिनट का समय आपको भी। एक नीता मनवानी मैडम ने बोला था बोलने के लिए, शायद चली गई होंगी अब। कविता चैतन्य मैडम। आप सब विद्वानों को मेरा नमस्कार है। समय सीमा का ध्यान रख के मैं संक्षिप्त में ही बोलूँगी कि जब मिलापक की बात आती है तो हमें कुंडली को देश काल पात्र के अनुसार भी देखना है, क्योंकि जो शास्त्रों में सूत्र लिखे गए हैं विवाह को लेकर वो अकाट्य हैं, परंतु देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें उनमें थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा, उनको अलग तरीके से समझना होगा। फल दीपिका में स्त्री जातकम में एक सूत्र है कि जिस स्त्री का लग्न, लग्नेश और चंद्रमा अगर चर राशि में है, और पहले सम राशि की लेती हूँ, सम राशि में है तो उसकी बहुत उपमा लिखी गई है, सुशीला होगी, चरित्रवान होगी, पतिव्रता होगी और बहुत कुछ। और अगर यही लग्न, लग्नेश और चंद्रमा विषम राशि में हो तो उसके लिए बहुत अब्यूजिंग लैंग्वेज लिखी गई है कि कुल्टा, दुष्चरित्रता, इस तरह से। परंतु देशकाल पात्र के अनुसार देखें तो अगर जिस स्त्री का लग्न, लग्नेश और चंद्रमा चर राशि में है तो वो स्त्री हर फील्ड में आगे बढ़ सकती है। वो घर भी संभालेगी क्योंकि उसको एनर्जी मिल रही है, चर राशि में है तो घर भी संभालेगी, बच्चे भी संभालेगी और जॉब भी करेगी और भी एक्टिविटीज़ करेगी। जैसे जो आजकल लेडीज़ कितने सारे कोर्स भी कर रही हैं, ज्योतिष में भी आ गई हैं, अच्छी पोस्ट पर भी हैं। और अगर सम राशि में होंगी तो ठीक है, वो घर बहुत अच्छे से संभालेंगी, पर वो इतना ही कर पाएंगी वो कि घर संभालें, पति संभालें, छोटी मोटी जॉब कर ले, इस तरह से। तो ऐसा देखने को भी मिला है। और जब जो उसकी कुंडली मिलापक की बात आती है तो वहाँ पर चरित्र की बात की जाती है कि क्या इसमें कोई चरित्र दोष तो नहीं है। अब आज के परिवेश में देखें तो बच्चे साथ पढ़ रहे हैं, साथ कॉलेज जा रहे हैं, साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, और कुछ तो लिविंग रिलेशनशिप में तो हमारे इंडिया में बहुत कुछ हो गया है ऐसा। अभी क्या है कि छुपा रहता है पर्दे में, पर देखा जाए, जैसे मेरे बच्चे भी अभी तो मैरिज हो गई है, पर वो बताते हैं कि उनके कॉलेज में क्या हो रहा है, उनके साथ जो रह रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं। तो उसमें भी हमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है कि हम बहुत चरित्रवान देखें या कुछ। ठीक है, एक लिमिटेशन देखें कि हाँ, सप्तम भाव कारक शुक्र और सप्तमेश ये तो अच्छी अवस्था में हो। इसके आगे अगर ज़्यादा देखेंगे तो आई थिंक ये कुंडली मिलान हो ही नहीं पाएगा किसी हाल में भी। और दूसरी बात, मांगलिक दोष को बहुत ज़्यादा वेटेज दी जाती है कि मांगलिक दोष है, मांगलिक ही चाहिए। पर अगर मंगल होगा तो मंगल तो इस समय एनर्जी दे रहा है, क्योंकि पहले तो मंगल, क्योंकि स्त्री को क्या बोला गया था कि तुमने घर ही संभालना है, जिस घर में जा रहे हो वहीं से तुम्हारे बस डेथ होगी, तुम्हें वहीं से निकलना है। अब तो उसे एनर्जी चाहिए, हर फील्ड में उसे संभालना है। तो मांगलिक दोष को भी क्यों इतना ज़्यादा वेटेज दिया जाता है? इस तरह से अगर हम मिलापक को हम समझें, कुंडली को मिलान को समझें, और जब सप्तम भाव में सूर्य है तो नहीं, तो सेपरेशन है, पति पत्नी अलग अलग रहेंगे, पहले सूत्र में ये लिखा हुआ है। पर अब वो किसी और वजह से भी अलग अलग रह सकते हैं। हो सकता है उनकी जॉब अलग हो, अलग अलग रह रहे हो, एक पढ़ रहा है कहीं पर हायर स्टडी ले रहा है और एक कहीं पर जॉब कर रहा है, कोई फॉरेन चला गया। तो इस तरह से भी तो कुछ टाइम के लिए वो अलग रहेंगे, क्योंकि सप्तम सूर्य यही बोलते हैं कि पति पत्नी कुछ टाइम के लिए अलग अलग दूर रहते हैं, सेपरेशन रहता है। तो मैं वक्तव्य समाप्त करती हूँ। थैंक यू। वैश्वीकरण के कारण इंटरनेट का उपयोग, रेडी इंफॉर्मेशन, अच्छी इंफॉर्मेशन, बुरी इंफॉर्मेशन, एक्सपेरिमेंट्स, ये वैश्वीकरण के प्रभाव हैं जो हम अपने समाज में देख रहे हैं। इस वैश्वीकरण का सबसे बड़ा जो असर पड़ा है वो हमारी जो बाद की जनरेशन्स आई, इनफैक्ट हमारी जनरेशन में भी इसका असर आ गया था। हम लोग जब 26 साल तक शादी हो जाती थी तो कहते थे कि नॉर्मल टाइम पे शादी हो गई। 26 से 30 साल तक अगर शादी होती थी तो कहते थे कि हुई थोड़ी सी विलम्ब से हुई, और 30 साल के बाद कहते थे कि शादी काफ़ी लेट हुई। और फिर उसकी जस्टिफिकेशन बहुत सारे हैं, शनि और मंगल और जैसा कि साहब आप लोगों को पता ही है। वैश्वीकरण के कारण जो सबसे बड़ा असर मैं देखता हूँ अपने समाज में, वो ये देखता हूँ कि इसे सिचुएशन बड़ी पैराडॉक्सिकल है। शादियाँ लेट हो रही हैं। अब लेट क्यों हो रही हैं?
उसका पैराडॉक्स सुनिए आप। बच्चे कहते हैं कि हम अगर एक दूसरे के साथ रहेंगे तो एक दूसरे को समझ जाएंगे। सो कोहेबिटेशन, एक साथ रहना, लिविंग इन रिलेशनशिप, वैश्वीकरण का प्रभाव है। और प्रभाव के कारण ये हो रहा है कि शादियां लेट हो रही हैं। शादियां उन लोगों के साथ हो रही हैं जो पहले से बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। और उसके पॉजिटिव असर भी हैं, पॉजिटिव प्रभाव भी हैं और नेगेटिव प्रभाव भी हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि एक साथ रहने के बाद शादी अगर करने से हम एक दूसरे को पहले समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो शादी लंबी चलेगी, तलाक की संख्या कम होगी। रिसर्च उल्टा बोलती है। रिसर्च कहती है कि वो दो लोग जो अनजान थे, उनकी जब शादी कर दी जाती थी तो उनमें तलाक नहीं होता था। यहाँ साथ में रहने के बाद, लिव इन में रहने के बाद, एक दूसरे को पहचानने के बाद शादी करते हैं और 2 साल के बाद, 1 साल के बाद कह देते हैं टाटा बाय बाय। रिसर्च तो यही कह रही है। तो वैश्वीकरण का एक बहुत बड़ा असर ये है। और दूसरा पैराडॉक्स क्या है कि ये तो हमारा टेस्टिंग टाइम है, अभी तो हमने नौकरी चालू की है। वैश्वीकरण, बच्चे कहते हैं कि पापा अभी तो हमने नौकरी चालू की है, अभी तो हमारा घूमने का, खाने का, पीने का, एंजॉय करने का टाइम है। ये सिचुएशन में पैराडॉक्सिकल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बात सही है कि आदमी को 1 साल 2 साल रिलीफ चाहिए, शांति चाहिए, और पैसा आया है तो थोड़ा सा एंजॉय करने का टाइम चाहिए। बट उसके कारण शादियाँ लेट होने लगी हैं। लेट होने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रेगनेंसी में समस्याएं आती हैं, मिसकैरेजेज होते हैं, बच्चियां, लड़कियां माएँ नहीं बन पाती। ये सारे के सारे कुंडली में दिखते हैं योग। और वैश्वीकरण के कारण ये दोष ज़्यादा दिखने लगे। और एक और सबसे मजेदार, लोग कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, कहते हैं ओल्डर इज बेटर। बोले परिपक्व अगर आदमी होगा, 30 साल का होगा, 32 का होगा, वो हमारे लिए अच्छा। पैराडॉक्सिकल, 24 साल का, 26 साल का लड़का है तो अच्छा नहीं है, और 30 का, 32 का है तो अच्छा है उनके लिए। वैश्वीकरण के कारण जो मैंने सोचा, मैंने देखा, मैंने पाया, ये देख रहा हूँ मैं कि बहुत सारी समस्याएं इस वैश्वीकरण के, इंटरनेट के कारण, उपयोग के कारण, जिसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है, ज़्यादातर शादियाँ लेट होने लगी। और लेट होने के कारण जो समस्याएं होती हैं, वो सबसे ज़्यादा असर हमारे परिवारों पे भी पड़ रहा है और संबंधों पे भी पड़ रहा है। हम अब निवेदन करेंगे, मुझे हालांकि 10 मिनट मिलने चाहिए थे, लेकिन मुझे 5 मिनट मिले, वो भी पूरे नहीं मिले। लेकिन हम सुनेंगे अपने गुरुदेव को, अपने अध्यक्ष महोदय को। के पद्मेश जी का नाम किसने नहीं सुना, इनकी किताबें किसने नहीं पढ़ी, इनके शिष्य लोगों ने उनके स्वयं बताया, उनको हम सुनना चाहेंगे। बहुत दूर से आए हैं, हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बीच इतने विदेश से बैठे हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय से, पद्मेश गुरु जी से, कि वो हमको अपने ज्ञान से अनुग्रहित करें। विषय पर आने से पहले मैं अभी सुन रहा था, एक बच्चे ने सवाल किया था, और ये प्राय ज्योतिष मनीषियों के साथ में, ज्योतिष के विद्वानों के साथ में इस प्रकार का मान और अपमान होता है। मुझे भी स्मरण, और उस दौर पे जब ज्योतिष फुटपाथ पर था, उस समय से हम लोगों ने ज्योतिष के साथ जुड़े। उस बच्चे ने सवाल किया था कि किसी के घर पर जाते या कोई आपसे मिलने आता है और वो एक कुंडली रख देता है। वो 40 साल का, 42 साल का व्यक्ति है और पूछता है कि इसका विवाह कब होगा। तो पहला प्रश्न ये कि क्या उसका हो गया, दूसरा प्रश्न कब होगा, और अगर उसका हो गया, आपने कहा कि इसका विवाह इस समय होगा, तो निश्चित रूप से वो हंसेगा और आपकी विद्या पर, आपके विषय पर एक चोट होगी। तो उसके लिए आप क्या करें, ये बड़ी समस्या है।
आप किसी के घर पर आपको भोजन में बुलाया गया, आमंत्रण किया गया और कुंडली ला करके दे दिया, और उनका भैया ये पढ़ाई में ठीक नहीं है। आप कैसे जानेंगे कि ये कुंडली जो आपको दी गई है वो आपकी परीक्षा ले रहा है या आपको अपमानित कर रहा है या उसके ज्योतिष में आस्था नहीं है? एक बहुत बड़ी समस्या है, और खास तौर से उन लोगों के सामने जो बेचारे ज्योतिष क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। कल को शुक्ला जी के स्थान पर आएंगे, हमारे स्थान पर आएंगे, रमन के स्थान पर आएंगे, श्री माली के स्थान पर आएंगे, लेकिन पहले कितना संघर्ष है। तो आप उस समय आपके पास एक शस्त्र है। हैदराबाद में ईटीवी है, रामोजी फिल्म सिटी। हम थे और डॉक्टर बीवी रमन, नारायण दत्त, श्री माली, एक कुंडली रख दी कि ये बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है, इसके लिए क्या किया जाए। डॉक्टर रमन बहुत ही विद्वान आदमी, तो उन्होंने श्रीमाली की तरफ पढ़ा दिया, श्रीमाली ने हमारी तरफ पकड़ा दिया। अब मैं फंस गया, और ठीक भी था। अगर मैं गलत बताता तो हमारे सीनियर थे रमन, वो संभाल लेते। उन्होंने बुद्धिमत्ता से कार्य किया। मैंने तुरंत प्रश्न कुंडली, जिसे गोचर कहते हैं, उसको बनाया, और मैंने कहा ये आदमी जीवित नहीं है। प्रश्न कुंडली से निकला। उन्होंने कहा कि आपका कार्यक्रम ओके, और 6-6 हज़ार रुपए की बात थी, देने का प्रस्ताव मेरे पास था। रामोजी खुद मालिक बैठे थे। आज के बाद 10-10 हज़ार रुपए ज्योतिष को हर कार्यक्रम के लिए दिए जाएंगे। तो ये परीक्षा है। तो उस परीक्षा में ये कुंडली सही है नहीं है, ये लड़की की है नहीं लड़की की है, लड़के की है। आप गोचर उस समय के अगर बना लेते हैं तो आप तुरंत बता देंगे किसका विवाह हो चुका है, या आपको बेवकूफ बना रहा है, या इसका विवाह होना है। ये जब तक आप नहीं करेंगे, गोचर पर आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। कुंडली पुतनी अब मास्टरी करें या ना करें। और जिस व्यक्ति का गोचर बहुत अच्छा है, डॉक्टर साहब रमन जी एक किस्सा बता रहे थे कि मैं एक बार कुंडली देख रहा था, और उसी बीच में किसी ने पूछ दिया कि भाई इसको पति कैसे मिलेगा। तो मैंने कुंडली ऐसे रख दी, गोचर बनाया, और तब तक उस समय से सगुन हुआ कि हाथी निकल रहा था। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने नहीं, मतलब डॉक्टर रमन ने, कि आपको पति जो मिलेगा वो मोटा होगा, और जमीन से काम करने वाला होगा, सूंघने वाला होगा, कहाँ क्या है क्या नहीं होगा। और उनके पिता इसी तरह का लड़का देखे थे, तो उन्होंने कहा, लड़की भी थी साथ में थी, तो उन्होंने कहा इसको पसंद नहीं है, लेकिन लड़का उसी से विवाह हुआ। तो कहाँ आपका सगुन, बहुत सारी चीजें काउंट करती है रमन जी। दूसरा रमन नहीं पैदा कर पाए पूरे देश के अंदर, न वो अपने परिवार में पैदा कर पाए, और न कोई शिष्य इतना बड़ा बना पाए जो डॉक्टर बीवी रमन का। डॉक्टर बीवी रमन से एक बार बड़ा उल जलूल सवाल पूछा गया। बोले, आप तो विज्ञान की बात करते हैं, आपका तो बीए 3rd डिवीजन था। तो बोले, इसका विज्ञान से और इससे क्या संबंध। बात मुझे चुभी। मैं उनका बड़ा सम्मान करता था, आज भी करता हूं। अपने शरीर से ज्यादा सम्मान करता डॉक्टर श्री माली और रमन अगर नहीं होते तो इस देश में आज भी ज्योतिष फुटपाथ पर होती। वहां पर गवर्नर थे
एम चन्ना रेड्डी उत्तर प्रदेश में। उनसे मेरे निजी संबंध थे, आते जाते थे। तो उन्होंने किसी काम के लिए मुझसे कहा और वो काम प्रभु की कृपा से, ज्योतिष के आशीर्वाद से हो गया। तो बोले यार हम कुछ देना चाहते हैं। हमने साहब अगर कुछ करना चाहते आप तो गवर्नर हाउस में एक ज्योतिष सम्मेलन करा दीजिए। बोले ठीक है डन आप। और हमने कहा साहब एक काम और मेरा करिए, डॉक्टर बीवी रमन को डॉक्टर बना दीजिए। वो सब बीए लिखते थे, उनकी मैगजीनों पर सब पर लिखा होता था। इनको पीएचडी दिला दीजिए, सारी यूनिवर्सिटियां आपकी हैं, सबके चांसलर आप हैं। किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर को आप बुला करके उनको पीएचडी मानद उपाधि दिला दीजिए। स्वर्ग में एम चन्ना रेड्डी हैं, उन्होंने वैसा ही किया। बोले एक चिट्ठी तुम हमको लिखो अभी। मैंने उनको पत्र लिखा, उन्होंने एक वाइस चांसलर को बुलाया, कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम होने को डॉक्टर बीवी रमन को पीएचडी दी गई। तो शासन से आपको लेना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है शासन कुछ नहीं देना चाहता। सबसे प्राचीन विज्ञान, सबसे ज्यादा उपेक्षित आज भी है। तो हमारे जैसे मनीषी हैं वो खुद कुछ नहीं कह सकते। उत्तर प्रदेश सरकार में अखिलेश मुख्यमंत्री थे, तो उनके पिताजी मेरे अच्छे मित्रों में से। मैं 5 मिनट ज्यादा ले सकता हूं? नाजायज? और आपको अगर रुचि नहीं हो, ये ज्योतिष के लिए कितना संघर्ष है। बाकी तो बहुत सारे लोगों ने जो कुछ बताया उस पर मैं भी बोल दूंगा। तो वो उनके लिए भविष्यवाणी की कि सपा की सरकार बनेगी लेकिन मुलायम सिंह मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बड़ा आश्चर्य की बात। सरकार बनी, अखिलेश मुख्यमंत्री बने। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप बताइए क्या करूं। हमने कहा साहब आप टाइपिस्ट अगर यादव है, क्षमा करना मैं जात विरोधी नहीं हूं, आप उसको उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान देते हैं क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ। लेकिन क्या आपने एक जोशी को भी सम्मानित किया? बोले आपने मुझसे कहा ही नहीं। हमने कहा इस बार आपको 2 जोशियों को सम्मानित करना पड़ेगा और उसमें 50,000 रुपया महीने की स्कॉलरशिप है। 11 लाख रुपए कैश मिलता है। उसमें तमाम सारे लोगों को मिल चुका, अमिताभ बच्चन को भी मिल चुका है, तमाम लोगों को मिला। और मैंने 2 जोशियों के नाम रिकमेंड किया। उन्होंने बोले तुम्हारा नाम नहीं है। मैंने कहा मैं जीवन में कोई सम्मान नहीं लूंगा जब तक मेरा समाज पद्म भूषण पद्म श्री से सम्मानित नहीं होगा, तब तक मैं संघर्ष करता रहूंगा। और उन दोनों जोशियों को आज 50,000 रुपए की शासन प्रतिमास देता है, जो उनका वो होता है। ऐसे यहां पर एक बच्चा आया हुआ है, उसने गुजराती में एक पुस्तक लिखी। उसने मुझे पुस्तक दिखाई तो मैंने कहा बहुत अच्छा ग्रंथ है, तुम इसको संस्कृत में लिख लो। जिस समय संस्कृत में लिख जाएगा तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से सम्मानित करा दूंगा। आप प्रयास करिए ना, बहुत स्कोप है। ज्योतिष से ज्यादा धन, यश और प्रतिष्ठा किसी भी विषय में, किसी भी फैक्ट्री में नहीं है। आज बड़ा से बड़ा उद्योगपति आपके पास आता है, आप उसकी बंद फैक्ट्री को चलवाते हैं, बंद संस्थान को चलवाते हैं, और वो चलते समय आपको 11,000, 5,000, 2,000 दे दिया उसने। आप मत लीजिए। उससे कहिए यहाँ पर जो है हमारा एक छोटा विद्यार्थी, आप इसको रख लीजिए ज्योतिष का। जब आप देने की प्रवृत्ति करेंगे तो परमात्मा आपको स्वयं देगा। एक समय था जब IAS, IPS किसी ज्योतिषी को अपने दरवाजे पर नहीं आने देते थे। क्षमा करें शुक्ला जी,
एक ऐसा भी दौर गुजरा। आज ईश्वर की कृपा से और ज्योतिष की ऊर्जा से तमाम आईएएस, आईपीएस, तमाम वैज्ञानिक ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, ज्योतिष को प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये ज्योतिष की ऊर्जा है। आज फुटपाथ से उठ करके ज्योतिष राजघरानों में चला गया। गवर्नर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भूर भूर ज्योतिष की प्रशंसा कर रहा है। उनके विरोधी, अगर उन्होंने प्रशंसा की तो उनके विरोधी भले ही आलोचना करें, लेकिन आपकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, वो उनकी आलोचना कर रहे हैं, उसको गंभीरता से न लें। अब ये मेरे मन में बात थी और ये हर सम्मेलन में मैं करता हूं, और मेरा प्रयास ये होता है किसी भी ज्योतिषी की किसी तरह की भी अगर कोई समस्या है और वो ज्योतिष का काम कर रहा है, बीमार है, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो हमारे समाज को चाहिए, अगर उसने वृद्ध हो गया और उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो हमको चाहिए कि हम उसकी सहायता करें। हमारे पास आता है, हम जो भी संभव हो सकता है, और उसमें हमारी पत्नी उस काम में विरोध नहीं करती। बाकी में तो कहती कि भाई अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब मत जाया करो। ठीक, हेमचंद जी का डंडा था तो मुझे कल्लाने दिया, क्योंकि मैं भी 80 साल का हो रहा हूं। तो उसकी सहायता जरूर करो, और हम दूसरे के भविष्य देखते हैं। मुझे स्मरण है कि मैं कानपुर में MIG मकान में रहता था, तो बगल में एक इंजीनियर रहते थे। इसलिए संस्मरण सुना रहे हैं कि आपके सामने समस्याएं आती हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी ने पूछा कि पद्मेश जी का घर कहाँ है। उन्होंने वो इंजीनियर ने कहा क्या करता है पद्मेश? तो उन्होंने कहा कि साहब वो ज्योतिष के काम करते हैं। बोले इस कॉलोनी जो सबसे खराब मकान हो, पंडित का मकान वही होगा। वो रुका, आपके मन में आदर नहीं है पंडित के प्रति? बोले जो अपना भविष्य सुधार नहीं सकता है, जो अपना भविष्य का स्वयं निर्माण नहीं कर सकता है, तुम्हारी कुंडली, तुम्हारा हाथ देख करके, तुम्हारे मंत्र जप करके तुम्हारा भविष्य क्या सुधारेगा? बात सही, एकदम सही। मैंने मुहूर्त निकाला, उसकी बात सुन करके मैं भी सुन रहा था, उस अपमान को झेल रहा था। और हमने कहा कि जब हम दूसरे के मुहूर्त बताते हैं कि इस मुहूर्त में मकान बनाइए, तो बहुत सुंदर बन जाता है। उसके पास पैसे होते या नहीं होते। और आज उस क्षेत्र का नहीं, कानपुर का सबसे ज्यादा मजबूत मकान है। हमने अभी भी, मैं पांडे जी से कह रहा था कि बच्चे आपकी प्रतिभा को, आपके उसको समझेंगे नहीं। आप इतना सारा करिए कि आपके दरवाजे पर अगर कोई ब्राह्मण आता है, जोशी आता है, तो उसकी खाली झोली न जाए। ऐसा वो भी कर रहे हैं। और सुगता जी ने जो ये बीड़ा उठाया है, तो निश्चित रूप से चाहे उनका राहु कहीं हो और केतु कहीं भी हो, लेकिन जब हम लोग अगली बार मिलेंगे 1 साल के अंदर, तो ये राहु केतु जो हमारे और आपके बीच में विद्यमान है, वो इनको अब सरकारी नौकरी में नहीं है, लेकिन कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा इनको जरूर देगा। घंटी बज गई। धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए। सभी लोग बैठे रहेंगे। इस सत्र के बाद एक सुंदर सी भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जो हमारे भाई प्रदीप पटेरिया जी के द्वारा आयोजित है।
तो आप सभी लोग आनंद लेंगे भजन संध्या का, और जल्दी जल्दी जाने की चेष्टा ना करें, क्योंकि उसके बाद भी भोजन की व्यवस्था होगी। तो पहले भजन संध्या, फिर भोजन संध्या। धन्यवाद। केवल 2 मिनट और लूँगा। 14 हमारे युवा साथी हैं जिनका कि अध्यक्ष महोदय के द्वारा उनको सर्टिफिकेट वितरण किया जाना है, और श्री देवेंद्र झा जी शायद जल्दी जा रहे हैं। निवेदन है कि मंच पर आ जाएं तो उनको सम्मान किया जा सके। देवेंद्र झा जी, जो युवा साथी हैं, सुश्री अंकिता शर्मा, सुश्री अभिलाषा रघुवंशी, श्री अभिषेक कुरील मंच के किनारे आ जाएं। देवेंद्र झा जी, श्री चंद्र मुकुट शर्मा, सुश्री चारू शर्मा मंच के किनारे आ जाएं। श्री दीपांशु कुमार, श्री गहन, गौरव सुरंगे, हर्षवर्धन शर्मा, सुश्री कस्तूरी अविनाश दीक्षित, मुस्कान शर्मा, मनन शर्मा, कोई नहीं है, नवनिधि त्रिपाठी, निसर्ग, पंकज सिंह, प्रद्युम्न श्रीवास्तव, रजत शर्मा, रोहित कालरा, आचार्य रुद्र, राघवेंद्र कौशिक। आइए। क्या नाम है? अब अगर अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो मैं कार्यक्रम की इस सत्र की समापन की घोषणा करता हूं। एक इम्पोर्टेंट नोटिस देने के लिए आए हैं, सुनने की कृपा करें। धन्यवाद। हेलो, श्री गणेश ज्योतिष अनुसंधान परामर्श केंद्र की तरफ से माननीय साहब और डॉक्टर पांडे साहब, निशा मैम, आनंद वरंदानी जी, और कृपया मंच पर आ जाएं। हम हमारी संस्था श्री गणेश ज्योतिष अनुसंधान के अधिकारी भी आ जाएं। सब हमारे माननीय ऋषि शुक्ला साहब को साफा पहनाकर, पगड़ी पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। अनिल जी आए, श्याम जी। माननीय ऋषि शुक्ला साहब का सम्मान श्री गणेश ज्योतिष अनुसंधान केंद्र कुरावर के तत्वाधान में ये किया जा रहा है, और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारी संस्था अनुपम जी भी आ जाएं, राव साहब, ये हमारा सौभाग्य है कि आपका स्वागत करने का हम शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है।
आज शायद विलम्ब हो गया, चले गए हैं। उन सबको आग्रह है पूजा जी, आप मैसेज करिएगा यूथ ग्रुप में कि पहले कल फर्स्ट आवर में हम उनको यहाँ सम्मानित करेंगे। हमने यहाँ इन युवा प्रतिभागियों को प्रोत्साहन देने के लिए बुलाया है और ये सब ज्योतिष सीखना और नए विद्यार्थी हैं। हमारी कल्पना है कि ऐसी संख्या बढ़ती जाए और हम उनको आगे बढ़ाते जाएं। दूसरा, आज अनेक हमारे साथी बोलना चाह रहे थे, कुछ बोल पाए, कुछ नहीं बोल पाए। समय तो उसी अवधि में है। ज्योतिष को जिन लोगों ने नॉर्थ अमेरिका में स्थापित किया, उनमें से एक बहुत बड़ा नाम है रोहिणी रंजन बोस जी। आप कहीं इंटरनेट पे रोहिणी रंजन टाइप करें तो उनका लिखा हुआ हजारों साहित्य मिलेगा। उनका एक मैसेज है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो हम आज करना था, नहीं कर पाए, तो कल हम अपना प्रथम सत्र थोड़ा पहले प्रारंभ करेंगे 9:30 बजे, तो वो वीडियो भी आपके समक्ष आएगा और कल और भी जो 3 सत्र हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।